हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो कर्व हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और हमें 1 1 पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखिए इक्वेशन जो होती है टेंजेंट लाइन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स नोट। यहाँ पर x नोट और y नोट पॉइंट्स हमें गिवन है 1 1, तो ये हम पुट कर दें यहाँ पर, तो अपने पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एम ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जब हमें कर्व गिवन है तो सिंपली मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x on both sides. Then I'm getting 2x plus x dy by dx plus y and this is equal to 0. यहाँ से मुझे dy by dx फाइंड आउट करना है। Then I'm getting 2x plus y is equal to minus x dy by dx, or you say that dy by dx is equal to 2x naught plus y naught divided by minus x naught, because I have to find out the slope of this line at points x naught y naught। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। x नोट y नोट की वैल्यू 1 और 1 है, देन आई एम गेटिंग -3। ठीक है, ये आ जाएगा स्लोप एट दिस पॉइंट 1 1। सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -3, देन आई एम सॉल्विंग दिस। y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, सो -3x एंड +1, then -3 and this is +3, +3 आ जाएगा। then I am getting y is equal to -3x and +4, -3x + 4, ये आंसर आ जाएगा। that means ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज। सेकेंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास z1 टू द पावर n है और ये z टू द पावर n है, जहाँ पर n की वैल्यू हाफ है। तो दो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और इसकी पावर कितनी है, n इज इक्वल टू हाफ है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो n की वैल्यू चाहे पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, हम लगा सकते हैं यहाँ पर डी मैवरेज थ्योरम। डी मैवरेज थ्योरम। सो अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए z1 अगर यहाँ पर है r1 e की पावर आईटा थीटा 1, तो यहाँ से z1 टू द पावर n कितना आ जाएगा, r1 टू द पावर n e टू द पावर आईटा n थीटा 1। ठीक है, n थीटा 1 ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिंपली अगर ये अपने पास में पोलर फॉर्म में होता तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते। दैट मीन्स r1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और इसकी पावर अगर हमें n फाइंड आउट करनी होती देन इसकी क्या वैल्यू होती, r1 टू द पावर n cos n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1। ठीक है, ये और ये सेम ही है एक्चुअल में। इसी तरीके से सेम जो है z2 के केस में होगा, z2 टू द पावर n इज r2 टू द पावर n e टू द पावर आईटा n थीटा 2। अब यहाँ पर देखिए r2 और r1 क्या है, मॉडुलस है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। ठीक है, और आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का ही मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1। अब बात आती है यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 की क्या वैल्यूज हैं। अगर हम z1 की बात करें दैट मीन्स प्लस आयोटा, तो यहाँ पर थीटा 1 हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और x की वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट मीन्स ये आ जाएगा अपने पास थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। और tan थीटा इन्फिनिटी है, इट मीन्स थीटा इज पाई बाय 2।
ठीक है, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ पर θ1 की वैल्यू कितनी है, π/2 है। सिमिलरली θ2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, Z2 है अपने पास माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा, देन θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x है, सो tan इनवर्स -1/0, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और टेंजेंट जो है, टेंजेंट फंक्शन जो होता है ये होता है ऑड फंक्शन, तो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स -π/2। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो z1 टू द पावर n प्लस z टू द पावर n, ये कितना आ जाएगा अपने पास, e टू द पावर आईटा n विच इज हाफ एंड θ1 विच इज π/2 प्लस e टू द पावर आईटा n is half and θ2 is minus π/2. So this comes out to be e to the power iota π/4 plus e to the power minus iota π/4, and this is equal to 2 cos π/4. ठीक है, 2 cos π/4, and this value is 2 into 1/√2, that means answer is √2. Answer is √2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, हैविंग सिंगल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, हैविंग ट्राइवल सॉल्यूशन, इस तरीके से हमें ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए इक्वेशंस अपने पास हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। इसके केस में हमें देखना होता है कि रैंक जो होता है मैट्रिक्स का उसको हम कंपेयर करवाते हैं विद द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हम देखिए यहाँ से अगर ये वाला मेथड चूज करें या फिर हम सिंपली, क्योंकि ये सिंपल इक्वेशंस हमें गिवन है, तो आप क्या करिए यहाँ से एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशंस का आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देन आई एम गेटिंग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0. X minus y is equal to 0, that means x is equal to y. And if you put down here, I am getting 2x is equal to 1, that means x is equal to half. If x is equal to half, then y is also half, and from any one of these equations, I am getting half plus z is equal to 1, that means z is also half. So सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे। यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपने पास आंसर क्या है, कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में ट्राइवल सॉल्यूशन है, ट्राइवल सॉल्यूशन है या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है कि सारे के सारे इक्वल हो और 0 आंसर आ रहा हो अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन जीरो सॉल्यूशन है और सभी के सभी इक्वल हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं यूनिक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, यूनिक या फिर सिंगल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, क्योंकि नॉन जीरो है अपने पास, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट एंड सिंगल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन अपने पास है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x इज इक्वल्स टू। इसकी वैल्यू क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम x को 0 यहां पुट करते हैं तो फॉर्म अपने पास बन रही है 0 टू द पावर 0। तो जब भी 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरीके की जब भी फॉर्म बनती है तो हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होता है हम उसे y मान लेते हैं, एंड देन वी टेक लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड्स। तो y को हम मान लेते हैं यहाँ पर x टू द पावर x, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, देन आई एम गेटिंग log y इज इक्वल टू x log x। अब अगेन यहाँ पर अगर लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 लगाएं यहाँ पर, तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 log 0, तो ये 0 मल्टीप्लाइड विद log 0, log 0 दैट मीन्स अनडिफाइंड। तो 0 मल्टीप्लाइड विद द अनडिफाइंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए एल हॉस्पिटलिटी रूल लगाना है, एल हॉस्पिटलिटी रूल। तो सिंपली हमें क्या करना है, आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय 1/x, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो हम यहाँ पर फिर यहाँ एल हॉस्पिटलिटी रूल लगाएंगे, देन आई एम गेटिंग log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा विच इज -1/x,
-1/x², ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x इंटू माइनस ऑफ x²। और अगर यहाँ से देखें, देखिए x ही कैंसिल हो गया एंड आंसर इज -x। नाउ टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सो आंसर इज 0, ठीक है, आंसर इज 0। बट ये वैल्यू आई है log y की, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो log y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू e⁻0, दैट मीन्स आंसर इज 1, सो आंसर इज 1, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन df/dx + 2f इज इक्वल टू 3, df/dx + 2f इज इक्वल टू 3, where f of 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट f of 0 इज इक्वल टू 0। और ये हमें फंक्शन जो है ड्रॉ करना है f of x वर्सेस x का। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं f of x है क्या यहाँ पर। सो सिंपली ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए df/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3 - 2f, सो df डिवाइडेड बाय 3 - 2f इज इक्वल टू dx। एंड वेरिएबल सेपरेट होने के बाद में हम दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये हो जाता है log ऑफ 3 - 2f डिवाइडेड बाय 3 - 2f का डिफ्रेंशिएशन विच इज -2, एंड दिस इज इक्वल टू x + c। अब c की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें ये इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं f इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा log 3 डिवाइडेड बाय -2, log 3 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, तो c की यह वैल्यू आएगी अपने पास। वापस हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, log ऑफ 3 - 2f डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू x एंड प्लस log 3 डिवाइडेड बाय -2, ये आ जाएगा। अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे देन log ऑफ 3 - 2f माइनस log 3 इज इक्वल टू -2x, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, एलसीएम लेने पर। और इसको आप लिख सकते हैं log a माइनस log b, दैट मीन्स log a डिवाइडेड बाय b, दैट मीन्स 3 - 2f डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू -2x, ठीक है। और अगर आप दोनों तरफ यहाँ से log अगर यहाँ से हटाते हैं देन आई एम गेटिंग e⁻ -2x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लेना आपने दोनों तरफ, देन आई एम गेटिंग दिस। और यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 - 2f इज इक्वल टू 3 e⁻ -2x, और ये से दैट 3 - 3 e⁻ -2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू f, ये आपके पास आएगा आंसर, ठीक है। दिस इज द फंक्शन। अब आपने प्लॉट करना है तो इनिशियल तो आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इन्फिनिटी जब अप्रोच करेगा x की वैल्यू जब इन्फिनिटी अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी, ये देखते हैं। देखिए x की वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो e⁻ -∞ कितना हो जाएगा, 0। सो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 0, एंड आई एम गेटिंग 3/2, ठीक है, 3/2 को अप्रोच करेगा। तो अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी और डी सही है, लेकिन इन दोनों में से भी कौन सा सही है वो हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन बी में अगर आप देख रहे हैं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही करता जा रहा है। और देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने की क्या कंडीशन होती है, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो उसके केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हम यहीं पे यही करते हैं चेक कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या ये पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार। फंक्शन अपने पास है 3/2 - 3/2 e⁻ -2x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 - 3/2 e⁻ -2x एंड -2, दैट मीन्स 6 आ जाएगा, 6 e⁻ -2x, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है पॉजिटिव अगर होगी, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्राफ जो है वो x ग्रेटर देन 0 पर ही जो है प्लॉट किया गया है, तो उसके केस में इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगी। दैट मीन्स फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द x, इसलिए ग्राफ जो है सिंपली क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड देन एट द इन्फिनिटी इट विल अप्रोच 3/2, ठीक है, एंड दिस मस्ट बी द ओरिजिन, दिस मस्ट बी द ओरिजिन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव f' of x is equal to df/dx of the function f of x is equal to 1 divided by 1 plus x² most closely to the। सो फंक्शन हमें गिवन है f of x is equal to 1 by 1 plus x²,
और आपने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एफ डैश वर्सेस एक्स आपने ग्राफ देखना है कौन सा होगा। सो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + x² टू द होल स्क्वायर। सो 1 + x², 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस में 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2x। सो आंसर इज -2x डिवाइडेड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, चाहे x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर देखें तो यहाँ पर देखिए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो अब तो एफ डैश क्या है, लेस देन 0 है, और अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, न्यूमरेटर की वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, और ऐसा तब होता है जब ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन के केस में ऐसा होता है। ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, एफ डैश ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x). ठीक है, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x). ठीक है, यहाँ पर अगर एफ डैश ले लोगे तो देन, ठीक है, तो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द ओरिजिन। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ सही है, देखिए x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन जो है एफ डैश वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो लेस देन 0 कहाँ पर आने लग रहा है, देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए में आने लग रहा है, और x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है फॉर द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और ऑड फंक्शन इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो ही नहीं सकता है करेक्ट। ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ऑप्शन नंबर ए में, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज ए डिसकंटिन्यूटी इन द सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज ए रियल वेरिएबल। तो फंक्शंस हमें गिवन है, फंक्शंस हैं mod x³ x mod x, cos mod x और mod x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव का देखना है हमें, ये फंक्शन गिवन है, सेकंड डेरिवेटिव का हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है इस यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट फंक्शन से चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू होगी x³, और अगर x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x³। अब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना होगा 3x² और सेकंड डेरिवेटिव 6x। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज -3x² और सेकंड डेरिवेटिव -6x। अगर हम सिंपली x इज इक्वल टू 0 पर चेक करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इक्वल है दोनों, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं x mod x। अगर x ग्रेटर देन 0 है देन आंसर इज x², x लेस देन 0 है देन आंसर इज -x²। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव -2x, सेकंड टाइम डेरिवेटिव इसकी वैल्यू 2 और इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव -2। ठीक है, ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, एक की 2 और एक की -2। इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, बिकॉज द आंसर आर डिफरेंट। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका, ये ऑप्शन होगा x mod x। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये इसको देखिए cos mod x को एक बार, अगर x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा, आंसर आपका cos x ही आने वाला है यहाँ पर फंक्शन का। ठीक है, cos x, क्योंकि cos x जो है वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, cos x क्या है यहाँ पर, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक बार इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो -sin x आएगा। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा cos x, -cos x। ठीक है, और कोसाइन फंक्शन तो कभी भी जो है डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं है, तो -cos x कैसे हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है mod x²। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x ही आएगी, x² आएगी। ठीक है, x² ही आएगी। x² की वैल्यू अगर हम देखें तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा 2x और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x और सेकंड डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर ये है कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, x लेस देन 0 पर भी और x ग्रेटर देन 0 पर भी सभी पर वैल्यूज कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस जो है वो सिर्फ और सिर्फ x mod x ही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर, हमें वेक्टर गिवन है a वेक्टर ऑफ रो फाई z, दैट मीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें गिवन है 40/रो cos phi row unit vector, and standard notation for cylindrical coordinates is used
ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट L एंड रेडियस R0। ठीक है, रेडियस आपको R0 गिवन है और हाइट जो आपको L गिवन है। तो इसके लिए जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल दैट मीन्स V A.dv, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी क्या है। ठीक है, तो किस तरीके से देखिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से देखिए कितना आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन A की वैल्यू कितनी है 4t/ρ cos phi रो कैप, और वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी रो d phi dz। ठीक है, अब बात आती है लिमिट्स की, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये जो रो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और लिमिट्स हम कैसे चेक करेंगे, लिमिट्स की जो है इसके अंदर क्या होनी चाहिए। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो पार्टिकल जो है कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए चलिए यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पर है पार्टिकल। तो इस पार्टिकल की पोजीशन अगर आपने डिफाइन करनी है तो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, रो, फाई एंड जेड। यहाँ पर रो क्या चीज़ है, रो है डिस्टेंस विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम दी जेड एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से है। तो जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। ठीक है, तो अपने केस में कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, 0 से लेकर के रेडियस क्या है इस सिलेंडर की, तो रेडियस सिलेंडर की क्या है R0 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज फाई। फाई का मतलब है कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन दी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना एंगल पे ये फॉर्म करने लग रहा है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, फाई। अब ये फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये फाई की वैल्यू लिमिट क्या से कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर के पूरा सर्कल घूम के आएगा, दैट मीन्स 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक। और फिर बात आती है जेड। जेड का मतलब होता है कि कितनी हाइट है, ठीक है, सिलेंडर की कितनी हाइट है। अगर आप यहाँ पर ओरिजिन सेंटर पर मानते हैं सिलेंडर के, तो फिर जेड की जो लिमिट होगी वो -∞ से इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर आप बेस पर अगर ओरिजिन मानते हैं तो फिर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगी लिमिट। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी लेंथ का तो नहीं है सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ हमें गिवन है L, तो इसलिए कैपिटल L तक चली जाएगी वैल्यू। बात आती है नेक्स्ट यूनिट वेक्टर रो कितना होगा। तो देखिए रो क्या है, ये है, ठीक है, रो यहाँ पर इस तरीके से इधर है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो रो वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, रो यूनिट वेक्टर। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, देखिए फाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ अगर फाई एंगल बना रहा है दैट मीन्स रो कोस फाई, ये तो वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है, और रो साइन फाई की वैल्यू आ गई, रो साइन फाई की वैल्यू आ गई वाई। ठीक है, तो ये अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है रो कैप, ये इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया यहाँ से, रिजल्टेंट आ गया रो कोस फाई आई कैप प्लस रो साइन फाई जे कैप, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह है कोस फाई इंटू कोस फाई, तो कोस स्क्वायर फाई आएगा। तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोस स्क्वायर फाई का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2। और फिर नेक्स्ट है कोस फाई इंटू साइन फाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रल को हम यहाँ से देखें तो रो जो है, एक रो ये और एक रो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 40 जो है वो अपने पास है यहाँ पर कांस्टेंट, फिर बचता है रो, इन दोनों से आप कॉमन ले लेंगे तो रो डी रो बचेगा, और रो डी रो जो है इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो रो स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट जाएगी 0 से लेकर के R0 तक। फिर बात आती है फाई की, तो फाई यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 1 प्लस कोस 2 फाई, क्योंकि कोस स्क्वायर फाई क्या होता है 1 प्लस कोस 2 फाई 0 से 2 पाई, 1 प्लस कोस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 डी फाई आई कैप। ठीक है, एक तो ये कंपोनेंट है, प्लस में 0 से लेके 2 पाई तक, एक अपने पास है कोस फाई इंटू साइन फाई, दैट मीन्स साइन 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, ये है अपने पास, एंड डी फाई जे कैप। ठीक है, ये है अपने पास में फाई वाला इंटीग्रेशन। और जेड वाला जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, देखिए डी जेड है सिर्फ, तो डी जेड का कितना हो जाएगा जेड, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के L तक। तो यहाँ से आ जाएगा 4t, और अगर आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो R0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो L आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हमने फाई का जो है इंटीग्रेशन करना है यहाँ से, तो फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 1/2 इंटू डी फाई आई कैप, तो इसका हो जाएगा फाई आई कैप, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, प्लस में कोस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ,
और cos 2 फाई का कितना हो जाएगा, sin 2 फाई डिवाइडेड बाय 2 फाई का डिफरेंशिएशन 2 एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप के साथ। नेक्स्ट इज जे कैप का कंपोनेंट, देखिए प्लस में हाफ, ठीक है, और sin 2 फाई का कितना हो जाएगा, माइनस cos 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, और जे कैप इसके साथ में मल्टीप्लाइड है और 0 से लेकर के 2 पाई तक इसकी लिमिट है, ये आ जाएगा। इसी को देखते हैं आगे, देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 2 पाई आई कैप प्लस में देखिए sin 4 पाई माइनस sin 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0, प्लस में यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस अगर बाहर ले लें तो माइनस जे कैप बाई 2 एंड cos 4 पाई माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय 2, तो cos 4 पाई और cos 0 की वैल्यू सेम ही होती है, तो ये भी हमें 0 ही आंसर देगा, ठीक है, तो ये 0 ही आएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अब इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई इससे करें, देन आई एम गेटिंग 2 से, देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 L पाई आर नोट स्क्वायर आई कैप, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम इंटीग्रल वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ऑरिजिन इज इक्वल टू, तो ये हमें वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है e टू द पावर माइनस r बाई कैपिटल R का होल स्क्वायर और डाइवर्जेंस ऑफ r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड d क्यूब r, ठीक है। स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R विच इज सेंटर्ड एट द ऑरिजिन। तो देखिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस अगर मैं फाइंड आउट करूं, देखिए बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, वैसे इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है लेकिन मैं बता देता हूं, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एंड दिस इज एफ या ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला भी होता है 1 बाय आर टू द पावर n और r यूनिट वेक्टर, अगर आप इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डाइवर्जेंस का सीधा फॉर्मूला होता है 2 माइनस n डिवाइडेड बाय r टू द पावर n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स आंसर क्या आने वाला है 0, तो 0 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 4 पाई। अब डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू साइन है, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 4 पाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता है। अब ये इनकंसिस्टेंसी जो है ये हम रिमूव करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम उसका यूज करते हैं देन आई एम गेटिंग द सॉल्यूशन इज, इसका जो आंसर आता है इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट है 4 पाई, ये आता है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सिंपली। सो देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट अगर हम यूज करें देन आई एम गेटिंग 4 पाई 3 डायमेंशनल क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन आ जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है v f ऑफ r डेल ऑफ r वेक्टर माइनस r नॉट एंड d क्यूब r, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ r नॉट सिंपली, ठीक है, f ऑफ r नॉट। तो अगर ये मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा v, ठीक है, v e टू द पावर माइनस r बाय कैपिटल R स्क्वायर और 4 पाई डेल 3 r माइनस 0 d क्यूब r की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो कितना आ जाएगा, फंक्शन है, फंक्शन अपने पास ये है, सो e टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से स्मॉल r जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, ठीक है, 0 और मल्टीप्लाइड किसके साथ है 4 पाई के साथ मल्टीप्लाइड है 4 पाई के साथ, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, सो 4 पाई और e टू द पावर माइनस 0 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0 विच इज 1, सो आंसर इज 4 पाई, आंसर इज 4 पाई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ f वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर देन ग्रेडियंट ऑफ द f डॉट r वेक्टर वुड बी डेल ऑफ f डॉट r मुझे फाइंड आउट करना है, जहां पर f जो है कांस्टेंट वेक्टर है, f इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड r इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और कांस्टेंट वेक्टर हम कुछ मान लेते हैं f वेक्टर को, से f1 i कैप, f2 j कैप,
F3 k कैप, ये है अपने पास, ठीक है। तो अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, F1x प्लस F2y प्लस F3z, ये आ जाएगा। अब आपने इस फंक्शन का क्या लेना है, ग्रेडियंट लेना है। तो ग्रेडियंट अगर हम लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ F1x आई कैप, डेल बाई डेल वाई F2y ऑफ जे कैप एंड डेल बाई डेल जेड F3z के कैप। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, दैट मीन्स F वेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर F, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हम कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम्स आज हमने सॉल्व करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको देखेंगे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।